बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लास ऑफ फ़िज़िक्स थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर लास्ट लेक्चर में हम लोग जो है एक हॉलो शेल की वजह से एक स्मॉल मैस के ऊपर लगने वाली फ़ोर्स को, ग्रेविटेशनल फ़ोर्स को फाइंड आउट कर रहे थे, जिसके लिए कुछ स्टेप्स जो हैं वो हम लोगों ने फॉलो कर लिए थे और फर्दर स्टेप्स की तरफ हम लोगों ने मूव करना था। और जो चीज़ें हमने उसमें देख ली थी वो ये है कि सबसे पहले हमने क्या किया कि अपने इस होलो शेल को हमने छोटे छोटे सर्कुलर स्ट्रिप्स में कन्वर्ट कर लिया था, या कह लें डिवाइड कर लिया था। और उनमें से एक सर्कुलर स्ट्रिप को मैंने कंसीडर किया जिसकी जो थिकनेस है, या कह लें कि जो उसकी चौड़ाई है, वो r/d हमने ली थी। और इस स्ट्रिप के अपोजिट साइड्स पर मैंने दो मैसेज लिए थे और इन अपोजिट साइड्स को a और b का नाम दिया था। ठीक है। और इनके ऑपोजिट साइड्स पर हमने दो स्मॉल मैसेज लिए थे, एक को हमने DMA कहा, दूसरी को हमने DMB कहा। और इन दो मैसेज की वजह से सेपरेटली हमने इस मैस M पर लगने वाली फ़ोर्स को फाइंड आउट किया था। और जो A मैस है यानी DMA मैस है, इसकी वजह से जो फोर्स लग रही थी उसको हमने DFA कहा था। और जो DMB मैस है, इसकी वजह से इस M मैस पर लगने वाली फ़ोर्स को हमने DFB कहा था। उसके बाद हमने क्या किया था, इन दोनों फोर्सेस को रिज़ॉल्व किया था। DFA फोर्स को भी उसके कंपोनेंट्स में रिज़ॉल्व किया और DFB फोर्स को भी। तो DFA फोर्स के जो दो कंपोनेंट्स आए थे, एक जो है ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया था और दूसरा ये जो है इसका वर्टिकल कंपोनेंट आया था। इसी तरह से जो हमारी DFB फोर्स है, उसका ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था और ये वर्टिकल कंपोनेंट था। और हमने देखा कि जब हम इन दोनों फोर्सेस के लिए नेट वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं तो उसके लिए हमें दोनों वर्टिकल कंपोनेंट्स को ऐड करना था। और ऐड करने की वजह से इनका आंसर ज़ीरो आ गया, बिकॉज एक वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में है और दूसरा वेक्टर जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो एक को हमने पॉजिटिव लिया, दूसरे को हमने नेगेटिव लिया। जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आंसर जो है वो ज़ीरो आ गया था। लेकिन जब हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को ऐड किया तो दोनों के जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं वो सेम डायरेक्शन में थे, इसलिए जब हमने इनको ऐड किया तो हमारे पास कोई नेट रिज़ल्ट आ गया, जिससे फर्दर हमने ये नतीजा निकाला था कि हमारे पास जितने भी, हम यहाँ पर हमने तो अभी सिर्फ ये दो मैसेज कंसीडर किए हैं ना इस ट्रिप के ऊपर। इस ट्रिप के ऊपर हम जितने भी मैसेज कंसीडर करते हैं और उन तमाम मैसेज की वजह से इस मैस M पर लगने वाली ग्रेविटेशनल फ़ोर्स को फाइंड आउट करते हैं और फिर उस फोर्स को रिज़ॉल्व करते हैं, तो उन फोर्सेस के तमाम वर्टिकल कंपोनेंट्स का सम ज़ीरो आएगा, बिकॉज आधे जो हैं इनमें पॉजिटिव डायरेक्शन में आएंगे और आधे कंपोनेंट्स जो हैं वो नेगेटिव डायरेक्शन में आएंगे। ऐड करेंगे तो आंसर ज़ीरो आ जाएगा। और इन तमाम पॉइंट्स यानी जो मैसेज हैं, पॉइंट मैसेज हैं, इनके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आएंगे इनकी फोर्सेस के, उन सबको हम ऐड करें तो हमारे पास जो है वो टोटल नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स आ जाएगी। तो उसके लिए हमने ये कहा कि अगर हमने एक मैस को DMA कहा है, दूसरे को DMB कहा है, तो डेफिनेटली थर्ड को हम DMC कहेंगे, फोर्थ को DMD कहेंगे एंड सो ऑन। और इन सब को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल जो है वो हॉरिजॉन्टल फोर्स आ जाएगी। तो ये देखिए, यहाँ तक हम लोग बात कर चुके थे कि हमारे पास जो टोटल जो है फोर्स है वो हमने कहा कि सम ऑफ x कंपोनेंट ऑफ दैट फोर्स एंड y कंपोनेंट ऑफ दैट फोर्स। और चूँकि हमारा y कंपोनेंट ज़ीरो था, लिहाजा हमने सिर्फ उसकी जगह पर x कंपोनेंट लगा दिया था। फर्दर हमने कहा कि ये जो DFX है ये बेसिकली सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन x डायरेक्शन है। तो a मैस की वजह से जो x डायरेक्शन में फोर्स है उसको हमने DFAX कहा, बी मैस की वजह से जो है उसको हमने DFBX कहा, सी मैस की वजह से जो हो वो DFCX है, डी मैक्स की वजह से DFDX एंड सो ऑन। ठीक है जी। अब जो DFAX है ये हमारी फोर्स है DMA मैस और M मैस के दरमियान। तो हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यहाँ पर चेंज किया है। जो हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है F = G m1m2/r² होता है। ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पर लिख लिया है GM/DMA cos α/x²। और इस तरह से जो हमारा DFB आएगा वो GDMB/x²। इस तरह से जो DFC है वो GDMC/x² एंड सो ऑन जो है वो हमारे पास आ जाएगा।
अब आप इस रिलेशन में देखिए हमारे पास GM/x² cos अल्फ़ा, GM/x² cos अल्फ़ा, यानी हमारे पास ये जितनी भी टर्म्स आएंगी इन तमाम टर्म्स में GM/x² cos अल्फ़ा कॉमन है। तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। GM/x² cos अल्फ़ा को हमने कॉमन लिया तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर आ जाता है DMA प्लस DMB प्लस DMC प्लस DMD प्लस अप टू सो ऑन। तो इसको अगर हम देखें तो ये हमने क्या किया था, स्ट्रिप को छोटे छोटे मैसेज में कन्वर्ट किया था। तो इन तमाम मैसेज को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल मैस ऑफ स्ट्रिप आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ये जो मैसेज का सम लिखा हुआ है इसकी जगह पर हम लिख लेते हैं टोटल मैस ऑफ दैट सर्कुलर स्ट्रिप। ठीक हो गया। अब ये जो मैस है इसको हम फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ये फार्मूला जो है ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, रो इज़ इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से अगर हमें मैस फाइंड आउट करना है तो मैस हमारा जो है वो बराबर आ जाएगा रो वी, यानी हमारा जो वॉल्यूम है वो दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा जो मैस है वो बराबर आ जाएगा रो मल्टीप्लाइड बाय वी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो हमारी सर्कुलर स्ट्रिप का मैस है वो डेंसिटी ऑफ स्ट्रिप मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्ट्रिप होगा। ठीक है, तो जो हमारा ये देखें DF इज़ इक्वल टू GM/x² एज इट इज़ है, और यहाँ पर हमारा जो है यहाँ cos अल्फ़ा आएगा। टोटल मैस की जगह पर हम लिख देंगे अब डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम बाय यूजिंग दिस फार्मूला। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हमने लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेंसिटी और वॉल्यूम की वैल्यूज़ को लगा देंगे। डेंसिटी तो सिंपली हमारे पास रो होती है, और जो वॉल्यूम है जो हमारे पास इस तरह की सर्कुलर स्ट्रिप्स होती हैं जिनकी कुछ थिकनेस भी होती है, उनका हम वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं by using the formula length multiplied by width multiplied by thickness multiplied by cos alpha and GM/x² as it is हमारे साथ जो है वो चल रहे हैं। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं जी, GM/x² हमारा एज इट इज़ है, डेंसिटी की जगह पर हमने रो लिख दिया। अब जो हमारी सर्कुलर स्ट्रिप है उसकी लेंथ को मैंने लिखा है 2πr sin थीटा। जो हमारी सर्कुलर स्ट्रिप है अगर आप गौर करें वो इस तरह की शेप की है। ठीक है, सर्कल है। तो जो हमारा सर्कल है ना उसकी ये जो लेंथ है जिसको हम आमतौर पे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल भी कहते हैं, तो कोई ऐसा सर्कल जिसका रेडियस हमारे पास r हो, ऐसे सर्कल की लेंथ या सरकमफेरेंस बराबर होता है 2πr के। लेकिन ये जो हमारे पास सर्कुलर स्ट्रिप बनी है ना इसका रेडियस है r sin थीटा। ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये है हमारी सर्कुलर स्ट्रिप। ठीक हो गया। और इस सर्कुलर स्ट्रिप को अगेन आपको अपनी इमेजिनेशन से काम लेना पड़ेगा। ये वाली जो लाइन मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रॉ की हुई है ना, जिस लाइन को इस वक्त आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है r sin थीटा, ये लाइन बेसिकली इस सर्कुलर स्ट्रिप का रेडियस है। ठीक है, ये जो हमारी सर्कुलर स्ट्रिप है, आप लोग अपनी बुक्स खोलोगे ना तो उसमें आप लोग देखोगे इस डायग्राम को गौर से देखना, आप थोड़ा सा समझने की इसको कोशिश करना तो आपको समझ आ जाएगी कि ये जो r sin थीटा है, ये जो हमारी सर्कुलर स्ट्रिप है ना, ये इसका रेडियस है। सो हमारी जो सर्कुलर स्ट्रिप है चूँकि उसका रेडियस r sin थीटा है, तो अगर हम इसकी लेंथ लिखेंगे जो कि 2πr होती है, तो वो हमारी होगी 2πr sin थीटा। तो लेंथ की जगह पर हमने लिख लिया 2πr sin थीटा। विड्थ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो r/d थीटा है हमारी स्ट्रिप की, और थिकनेस को हम सिंपली t कह देते हैं। ठीक है जी। तो अब आप यहाँ पर देखो हमने कुछ चीज़ों को इकट्ठा कर लिया है, जैसे कि ये जो 2π है इसको भी मैं बाहर ले गई हूँ, GM एज इट इज़ रहा है, रो जो है उसको भी हम बाहर ले गए हैं, ये जो है वो थिकनेस t को भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, और साथ में हमने लिख लिया r², ये वाला r और ये वाला r मिलकर हमारे पास बन गए हैं r²। पीछे हमारे पास बचा sin थीटा cos अल्फ़ा d थीटा। तो हमने sin थीटा cos अल्फ़ा और d थीटा को लिख लिया और डिवाइड कर दिया है इस वाले x² के साथ। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारे पास टर्म है ना 2π GM rho t r², 2π GM rho t r², इसको हमने के बराबर यानी कि कांस्टेंट के किसी भी कह लो कि कांस्टेंट वैल्यू के बराबर रख दिया, बिकॉज इसमें ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये कांस्टेंट है, इनको हम चेंज नहीं कर रहे, वेरी नहीं कर रहे। सो हम इनको के बराबर रख देते हैं। तो हमारी जो DF है वो बराबर आ जाएगी, इस सारी चीज़ की जगह पर आ गया है k cos अल्फ़ा sin थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय x²।
अब यहाँ पर एक हमें जो है ट्रायंगल सपोज करनी है। मैं दिखाती हूँ आपको ट्रायंगल। यहाँ पर देखें, ये आपको एक ट्रायंगल नज़र आएगी, ये जो सी पी एंड ए, ठीक है। ये देखें, यहाँ से सेंटर ऑफ शेल से लेकर इस पॉइंट मैस एम तक और उसके बाद इस पॉइंट ए तक जहाँ पर हमने एक जो है वो स्मॉल मैस कंसीडर किया था, ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। इस ट्रायंगल में देखिए, ये वाली जो साइड है ना, ये वाली साइड ये आर है, ये वाली जो साइड है ये एक्स है, ये वाला जो एंगल है ये थीटा है और ये वाला एंगल जो है वो अल्फ़ा है, ठीक है। इस ट्रायंगल को मैंने ये बनाया हुआ है, ये देखें, जिसमें ये साइड आर है, ये वाली साइड जो है आर है, ये जो एक्स साइड है वो ये वाली एक्स साइड है, ठीक हो गया। और ये जो हमारे शेल का रेडियस कैपिटल आर था, ये वाला हमने कैपिटल आर यहाँ पर लिख लिया है। ये वाला एंगल थीटा यहाँ पर मौजूद है और ये एंगल अल्फ़ा जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तो शेल की जो डायग्राम थी उसमें से हमने ये वाली जो ट्रायंगल है इसको साइड पे बना कर रख लिया, जिस ट्रायंगल को अभी मैंने आपको शेल की पिक्चर में से उसकी जो डायग्राम है उसमें से दिखाया था। ये हमारे पास जो है अब एक ट्रायंगल आ गई है। इस ट्रायंगल पर अब हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कोसाइंस। ये जो लॉ ऑफ कोसाइंस है ना, ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स में चैप्टर 10 में पढ़ा था। तो इस लॉ ऑफ कोसाइंस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं जी, एक्स स्क्वायर यानी किसी भी ट्रायंगल की एक साइड का स्क्वायर बराबर होता है ट्रायंगल की दूसरी दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम के -2 टाइम्स दैट टू साइड्स मल्टीप्लाइड बाय कॉज ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू साइड्स, ठीक है। यानी देखो, अगर हमने एक्स स्क्वायर लिया है तो वो बराबर आएगा बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के। तो एक्स स्क्वायर बराबर आएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर -2 कैपिटल आर एंड स्मॉल आर एंड मल्टीप्लाइड बाय द एंगल बिटवीन दीज टू साइड्स, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर -2 cos थीटा, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन दीज टू साइड्स, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, ये जो साइड है -2 cos थीटा नेगेटिव जो है, इसको हम दूसरी साइड पर ले जाते हैं और ये वाला जो एक्स स्क्वायर है इसको हम इस साइड पर ले आते हैं। जब ये एक्स स्क्वायर इस साइड पर आएगा तो ये जो पॉजिटिव एक्स स्क्वायर है ये इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा और ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और ये प्लस एक्स स्क्वायर दूसरी साइड पे जाकर माइनस एक्स स्क्वायर हुआ और ये मैंने लिख लिया। और ये जो हमारा -2 है ये दूसरी साइड पर गया तो ये बन गया +2 cos थीटा, इसको हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हम क्या करते हैं जी, आर cos थीटा को हमने इसमें से सेपरेट किया, आर cos थीटा सेपरेट हो गया और ये 2r दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाएगा। इस रिलेशन को अब हम संभाल के रख लेते हैं। इस रिलेशन की हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी और इसको हमने इस्तेमाल करना है और आर cos थीटा की जगह पर हमने ये वैल्यू पुट करनी है। अभी हम इसको जो है वो साइड पर रख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं जी, ये जो हमारा रिलेशन आया है आर cos थीटा इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2r, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक हो गया। तो आपको पता है cos थीटा जो है उसका डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा और थीटा का फिर हम फर्दर डेरिवेटिव ले लेंगे डी थीटा, वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बन जाएगा -r साइन थीटा डी थीटा और दूसरी साइड पर देखें विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर हम बात करें तो r भी कांस्टेंट है, ये वाला r भी कांस्टेंट है, सो इन दोनों के डेरिवेटिव्स हमारे पास आ जाएंगे 0। 2r जो है वो डिवाइड हो रहा है इन तीनों के साथ, तो इनके साथ जब वो डिवाइड होगा तो ख़त्म हो जाएगा और जब एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड होगा तो वो एज इट इज़ रहेगा बिकॉज एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x dx और माइनस साइन जो है वो इसके साथ पहले से मौजूद है, ठीक है जी। ये हमारे पास बना -r साइन थीटा डी थीटा इज़ इक्वल टू -2x dx ओवर 2r। इसमें से अब 2 जो है वो 2 के साथ कट गया, ये वाला माइनस साइन इस माइनस साइन के साथ कट गया। तो हमारा जो है हम क्या करते हैं, इस कैपिटल आर को दूसरी साइड पर ले जाकर डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा डी थीटा एज इट इज़ आ गया इज़ इक्वल टू एक्स डी एक्स ओवर ये वाला आर मौजूद है और ये दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हुआ आर।
बेसिकली हम कर ये रहे हैं कि ये वाला जो हमने रिलेशन बनाया था ना, जिसमें हमने इनमें से कुछ कॉन्स्टेंट्स को इकट्ठा करके के की जगह पर पुट कर दिया था और साथ हमारे पास आ गया था कॉस अल्फ़ा साइन थीटा डी थीटा। इसके अंदर हम साइन थीटा और डी थीटा और कॉस अल्फ़ा की वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब देखो साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली है, तो जब हम ये वाली वैल्यू यहाँ पर लगाएंगे तो इसमें से थीटा एलिमिनेट हो जाएगा। इसी तरह से मैं कुछ फर्दर ट्रिक्स यूज़ करके कॉस अल्फ़ा की भी वैल्यू फाइंड आउट करूँगी और इस रिलेशन में साइन थीटा डी थीटा की जगह पर ये वैल्यू लगा दूँगी और कॉस अल्फ़ा की जगह पर उसकी वो वैल्यू लगाऊंगी जो अब मैं फाइंड आउट करने लगी हूँ। तो हमारा ये रिलेशन जो है वो मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाएगा। उसके लिए हमें जो है एक और ट्रायंगल कंसीडर करनी है, तो इसी डायग्राम को हम अगेन कंसीडर करते हैं। इस डायग्राम में देखें, पहले हमने जो है वो ये वाली ट्रायंगल ली थी, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पर ना एक राइट एंगल ट्रायंगल भी मौजूद है, ये देखें, जिसको इस वक्त मैं मैप कर रही हूँ, जो ए से स्टार्ट होकर यहाँ नीचे आ रही है, उसके बाद यहाँ पर पी पे जा रही है और वापस जो है वो ए की तरफ जा रही है। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये वाला जो एंगल है वो 90 का है। अब इस ट्रायंगल में देखो हमने ना इस साइड की मेजरमेंट लेनी है कि ये वाली साइड कितनी है। देखिए ये जो हमारा कंप्लीट सी से लेकर एम तक का डिस्टेंस है ना वो आर है, स्मॉल आर, ठीक है। और यहाँ सी से लेकर इस पॉइंट तक जहाँ पर हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है ये हमारा आर कॉस थीटा है। जिस तरह से ये आर साइन थीटा आया था ना, अब समझ लें कि ये जो आर वेक्टर है इसको हमने इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया। वर्टिकल कंपोनेंट आर साइन थीटा आया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो आर कॉस थीटा आया है। तो देखिए हमारे पास ये जो टोटल लेंथ है ये आर है, स्मॉल आर है, और ये जो इतनी सी लेंथ है ये हमारे पास आर कॉस थीटा है। तो हमारे पास ये वाली जो लेंथ है ये बराबर आ जाएगी, अगर हम इस टोटल आर में से ये वाला आर कॉस थीटा निकाल दें तो हमारे पास ये वाली लेंथ आ जाएगी। तो इस लेंथ को यानी हम कह सकते हैं आर माइनस आर कॉस थीटा। तो ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल को भी मैंने यहाँ पर अलहदा से बना लिया है, ठीक है। ये जो ट्रायंगल आपको नज़र आ रही है ना, ये वाली ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को मैंने यहाँ पर बना लिया, जिसकी ये वाली जो साइड है ये आर माइनस आर कॉस थीटा है, ये वाली जो साइड है वो एक्स है, ये देखें ये वाली साइड भी एक्स है और ये भी एक्स है, और ये जो एंगल हैं इनके अल्फ़ा हैं, ठीक है। और ये पॉइंट ए है ये वाला और ये पॉइंट एम है ये वाला। तो मैंने क्या किया है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल इसमें से कंसीडर किया जिसकी ये वाली जो साइड है आर माइनस आर कॉस थीटा हो गई। तो इस ट्रायंगल को अब हम देख लेते हैं। इस ट्रायंगल में आप देखें हम फाइंड आउट करते हैं कॉस अल्फ़ा। कॉस जो होता है ना उसका फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो ये साइड हमारी बेस होगी, ये हाइपोटेनियस होगा, तो कॉस अल्फ़ा जो है वो बराबर आ जाएगा आर माइनस आर कॉस थीटा, जो कि बेस की वैल्यू है, डिवाइडेड बाय एक्स जो कि हाइपोटेनियस की वैल्यू है, ठीक है जी। हमने कॉस अल्फ़ा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली और साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। हम क्या करते हैं, इस फार्मूला के अंदर ये जो फार्मूला हमने पहले बना के रखा हुआ था ये उस फार्मूला को मैंने अगेन लिखा है और इस फार्मूला में हम कॉस अल्फ़ा की जगह पर ये वैल्यू लगा देंगे और साइन थीटा डी थीटा की जगह पर ये वैल्यू जो हम इसकी पहले से फाइंड आउट करके रख चुके थे ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, के ओवर एक्स स्क्वायर को मैंने साइड पे लिख लिया, कॉस अल्फ़ा की जगह पर ये उसकी जो वैल्यू है इसको लगा दिया और उसके बाद साइन थीटा की जगह पर जो उसकी वैल्यू हमने एक्स डी एक्स ओवर आर फाइंड आउट की थी उसको मैंने लगा दिया। अब आप यहाँ पर देखें ये वाला x जो है वो इस x के साथ कट जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, k डिवाइडेड बाय एक्स के एज इट इज़ मौजूद है। ये वाला r भी मैंने यहाँ इसके साथ लिख दिया और बाकी हमारे पास रह गया है r माइनस आर कॉस थीटा। और ये जो r कॉस थीटा है इसकी वैल्यू भी हम बना के रख चुके हैं। ये देखें ये हमने आर कॉस थीटा की वैल्यू बनाई थी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2r। तो ये वाली जो वैल्यू है इसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। ये जो हम फार्मूला लेकर चल रहे हैं ना इस वक्त आर माइनस आर कॉस थीटा, यहाँ पर इस आर कॉस थीटा की जगह पर हमने इसकी ये वैल्यू लगा दी।
तो उसके बाद अब हम क्या करते हैं जी, इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब हम एलसीएम लेंगे तो ये 2r दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर बन जाएगा 2r²। बाकी चीज़ें एज इट इज़ चल रही हैं। ये माइनस साइन जो है ये अंदर इन सारी चीज़ों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा -r² प्लस x²। ठीक है जी। अब देखें 2r² माइनस r² हमारे पास रह जाएगा r² माइनस कैपिटल R² प्लस x²। अच्छा जी, इसके बाद अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास जो रिलेशन आया है इस रिलेशन को हम डिवाइड कर देते हैं x² के साथ। ये वाला जो x² है इसको हम पकड़ते हैं तो r² माइनस r² के साथ सेपरेटली डिवाइड कर देते हैं और इस x² के साथ हम सेपरेटली डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारा जो k/2r r² एक साइड पे रह जाएगा, x² के साथ कटेगा, हमारे पास 1 आ गया और ये r² माइनस r² x² जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसमें देखें आप, ये जो x² है इसको जब हम बटे के ऊपर लेकर जाएंगे तो इसकी पावर हो जाएगी -2, जो +2 है वो -2। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया है और ये रिलेशन बेसिकली एक सिंगल सर्कुलर स्ट्रिप की वजह से स्मॉल मैस एम पर लगने वाली फोर्स है। तो अभी तक हमने एक सिंगल सर्कुलर स्ट्रिप की वजह से लगने वाली फ़ोर्स को फाइंड आउट किया है, कंप्लीट शेल की वजह से लगने वाली फ़ोर्स को फाइंड आउट नहीं किया। कंप्लीट शेल की वजह से लगने वाली फ़ोर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें इस फोर्स को डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन द लिमिट्स ऑफ दैट सर्कुलर शेल। तो हम जो है वो ये हमने एक स्ट्रिप की वजह से तो फाइंड आउट कर लिया है और इसी रिलेशन को डिफ्रेंशिएट बिटवीन द लिमिट्स करने की मदद से जो है हम अपने कंप्लीट शेल की मदद से लगने वाली जो फोर्स है या शेल की वजह से उस स्मॉल मैस एम पर लगने वाली जो फोर्स है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। और ये काम जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।